बहुत ज़्यादा एक ड्राइव थी कि कुछ और करना है। तो वो पढ़ी लिखी महिलाएं जाती कहाँ हैं? क्या पढ़ लिख के इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके घर में बैठ जाती हैं? और अगर बैठ जाती हैं तो क्या वो उनकी अपनी चॉइस है या उनको सोसाइटी मजबूर करती है या उनको वर्क प्लेस में अभी भी बायसेस मिलती हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। जब मैं अपनी कुर्सी से उठ के प्रेसिडेंट तक पहुंची, वो मोमेंट्स मुझे ऐसे लगे कि वक्त खिंच गया। अच्छा, खिंच गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पद्मश्री की इस विशेष श्रृंखला में, जहां हम लगातार कई महीनों से दिन प्रतिदिन नए नए लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आज की विशेष श्रृंखला में हमसे जुड़ रही हैं डॉक्टर नीरू कुमार, एक विशेष क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक ऐसी कद्दावर महिला, एक ऐसी विशेष महिला जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम उन उपलब्धियों की चर्चा करेंगे और उनसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे आज की इस विशेष श्रृंखला में। हमने अलग अलग मिट्टी से अलग अलग लोगों को आप तक पहुँचाया है। तो वो कहते हैं ना कि ये कुछ शब्द हैं जो मैडम के लिए डेडिकेटेड हैं कि ज़माने से हम नहीं, ज़माना हमसे है, हमसे वो मिटा सके नहीं, ये किसी में हस्ती नहीं। तो हम बातचीत करते हैं कि जब पद्मश्री की हम बात करते हैं, पद्मश्री ने लगातार ऐसे लोगों को चयनित किया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ खास और विशेष उपलब्धियां हासिल की है। खासतौर से द पीपल हु आर रिकग्नाइजेज, द पीपल फ्रॉम डाइवर्स फील्ड विद द डिसेबिलिटीज़। और इस बार हमने ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर खास मोतियों में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत किया जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अहम और बहुत ही विशेष उपलब्धियां हासिल की है। थोड़ा सा परिचय कराऊंगी डॉक्टर नीरू कुमार से। डॉक्टर नीरू कुमार एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और ये विशेष तौर से काउंसलिंग भी करती हैं और हम खास काउंसलिंग की चर्चा करेंगे। ये डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन काउंसलिंग क्या है, जेंडर डाइवर्स इंक्लूजन क्या है। इस विशेष मुलाकातों में हम बहुत सारी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों की बहुत बड़ी चर्चा करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर नीरू कुमार आपका इस कार्यक्रम में, जिसमें हम लगातार कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पद्मश्री से रूबरू करा रहे हैं और ख़ासतौर से जो महिला सशक्त महिलाएँ हैं उस श्रृंखला में आप जुड़ रही हैं। हमारे दर्शकों तक आपका प्यार, आपका सम्मान और आपकी उपलब्धियाँ ये पहुंच रही है और आपने हमें समय दिया है। इसके लिए भी सबसे पहले आपको बधाई दूंगी कि आपने हमें समय दिया और हमें वहां तक पहुंचने का साहस दिया कि हम आपसे मिल पाएँ। तो एक बार पुनः स्वागत है। और सबसे पहले तो ये कि हम बात करते हैं NLP, कुछ खास तरह का प्रोग्राम, राइट? इंक्लूजन डाइवर्सिटी, ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है लोगों के लिए। तो क्या है, थोड़ा सा मैं शुरुआत ये करना चाहूँगी कि चूँकि हमारे देश में इस तरह के कॉन्सेप्ट, आप अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, जागरूकता फैला रही हैं लोगों में। किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है और क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालें। सो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन और NLP थोड़ा सा अलग हैं एक दूसरे से, तो मैं इनको अलग अलग समझाती हूँ। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हमारे देश के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आवर कंट्री इज़ वेरी डाइवर्स, ये तो हमें शुरू से ही पता है। जितने हमारे स्टेट्स हैं, जितनी हमारी लैंग्वेजेस हैं, जितने हमारे फूड्स हैं, ये हम जानते थे बचपन से। जो चीज़ हम नहीं जानते थे कि और भी कई किस्म की डाइवर्सिटी होती है। फिर हमें समझ आने लगा जेंडर भी एक डाइवर्सिटी है, मेल फीमेल अलग है। फिर हमें समझ आने लगा फिज़िकल एबिलिटी भी इसी में ही आता है। रेस, एथनिसिटी, कास्ट, सब कुछ डाइवर्सिटी में आता है। यहाँ तक ये भी आता है कि हम किस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है, हमारी नेचर क्या है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एज की भी एक डाइवर्सिटी होती है। सो ये बहुत किस्म की डाइवर्सिटी है। अब ये सब लोग मिलजुल कर आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं वो तो पिघलती जा रही हैं, है ना। इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी अब बहुत सारा ये कल्चर आ गया है कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिक्स होके काम कर रहे हैं। क्या उसमें वो इंक्लूजन है, कोलैबोरेशन है कि सबको उतनी वैल्यू और रिस्पेक्ट दी जाए? क्या वो कोलैबोरेशन है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा, सबकी आवाज़ उतनी ही सुनी जा रही है? शायद नहीं। उसके लिए अभी हमें बहुत काम करना है।
तो हम जो सबसे बेसिक जेंडर पे शुरू होते हैं कि वुमन के राइट्स जो हैं या वुमन की रिस्पेक्ट जो है अपनी ही कंट्री में अगर लें तो उसमें बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है और आगे भी बहुत काम करना है। मैंने जब ये काम 15 साल पहले शुरू किया तो सिचुएशन आज से भी गंभीर थी। गंभीर तो आज भी है पर वो आज से भी गंभीर थी, क्योंकि जब वुमन वर्क प्लेस में आनी शुरू हुई तो उनको इतना वेलकम नहीं मिला। बहुत से मुद्दे उठते थे, घर का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, ईगो इश्यूज़ भी होते थे, पावर इश्यूज़ भी होते थे। ये माना जाता था कि वुमन शायद इतनी डेडिकेशन से, इतनी सिंसियरिटी से काम नहीं कर सकती जैसे पुरुष कर सकते हैं। तो उनकी वो जगह बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ा हमें। आज हम थोड़े से बेटर हैं, पर थोड़े ही बेटर हैं। आज भी अगर हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है वुमन की, मैंने कॉर्पोरेट में बहुत काम किया, जो रिप्रेजेंटेशन है वुमन की कॉर्पोरेट सेक्टर में वो क्यों पुरुषों से इतनी कम है? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट देखते हैं या एजुकेशनल स्टेटस देखते हैं उसमें तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर है। तो वो पढ़ी लिखी महिलाएं जाती कहाँ हैं? क्या पढ़ लिख के इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके घर में बैठ जाती हैं? और अगर बैठ जाती हैं तो क्या वो उनकी अपनी चॉइस है या उनको सोसाइटी मजबूर करती है या उनको वर्क प्लेस में अभी भी बायसेस मिलती हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के। दैट्स ग्रेट। चूँकि हम एक ऐसे समाज में हैं, भारत का समाज अभी भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर, हम जेंडर की बात करते हैं, हम सोसाइटी में अवेयरनेस की बात करते हैं। आपने विशेष तौर से महिलाओं की बात कही कि महिलाओं में अभी भी वो समानता का भाव नहीं आया है हमारे देश में कि महिलाओं को इक्वल पोजीशन मिले और इक्वालिटी मिले। कैसे ये प्रेरणा आई? कैसे आपने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है? चूँकि पद्मश्री आपको मिला है, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है, आपने सोशल वर्क किया है, वो मोटिवेशन लेवल कहाँ से आया? ये ज़रा इस पे प्रकाश डालें। तो मैं वैसे तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने 25 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस की, CGHS में थी मैं। और पर अंदर से एक इच्छा थी, एक बहुत ज़्यादा एक ड्राइव थी कि कुछ और करना है। इसके कारण दो हैं। मुझे खुद को एक डिसेबिलिटी है। जब मैं 3 साल की एज की थी तो मुझे पोलियो हो गया था। एक लड़की विद ए डिसेबिलिटी के साथ क्या क्या चैलेंजेस हुए वो मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए। बहुत ज़्यादा थे। एक कमेंट जो बचपन से आता था कि लड़की है, ऊपर से डिसेबिलिटी है, शादी कैसे होगी? ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। उसके ऊपर से यार बहुत सुंदर है मगर ये क्या हो गया? सो ये सारी चीज़ें जो थी वो अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। मेरे फादर मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की बहुत हिम्मत दी। तो वो कहते थे कि तुम एक हॉस्पिटल खोलना, क्योंकि तुमने ये चीज़ें इतनी बारीकी से खुद एक्सपीरियंस किए हैं। क्योंकि मैं जब 10th 12th में थी, जब बाकी लोग बहुत पढ़ाइयाँ कर रहे थे, मेरी तो एक के बाद एक सर्जरी हो रही थी। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में होती थी। बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होते थे क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स उन दिनों सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते थे। तो जनरल वार्ड में एक बेड में 3-3 लोग सो रहे होते थे। तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया। तो मेरे फादर, जब वो कठिनाइयाँ होती थी, तकलीफ़ें होती थी, मेरे फादर कहते थे तुम हॉस्पिटल खोलना। पर मुझे लगता था सिर्फ हॉस्पिटल खोलने से बात नहीं बनती है। एक इंक्लूजन जो सोसाइटी में ज़रूरत है, जो लोग डिफरेंट हैं, वो बड़ी ज़रूरी है। तो शायद बहुत छोटी एज जब डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या चीज़ होती थी मुझे नहीं पता था, पर ये पता था फेयर और अनफेयर क्या है। और किसी के साथ भी जब अनफेयरनेस होती थी तो मेरा दिल तड़पता था, चाहे वो सड़क पे क्यों ना हो रही हो। हमारे घर में जब डोमेस्टिक हेल्प होती थी तो मैं अपनी माँ से हमेशा ये क्वेश्चन पूछती थी कि ये ज़मीन पर क्यों सोते हैं और हम बेड पे क्यों सोते हैं। तो ये फेयरनेस का मुद्दा आई थिंक ऐसा लगता है पैदाइशी है, शायद अपनी तकलीफ़ों के कारण हुआ, पर जो भी है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पस बन गया। ग्रेट। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसी महिला से जो न केवल सशक्त हैं बल्कि सशक्तता के लिए जागरूकता भी फैला रही हैं, लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रही हैं। तो आज हम एक ऐसी ही बेहद भावुक, बेहद संवेदनशील महिला से साक्षात्कार कर रहे हैं और उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं।
मैम, आप इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ के भी काम कर रही हैं, चुनाव आयोग से कैसे जुड़ना हुआ और वहाँ अपनी किस तरह की सेवाएं दे रही हैं? एक्चुअली मुझे तो पता नहीं कैसे हुआ। एक बार इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी थे, उनसे मैं मिली, तो उनसे मुलाकात हुई कहीं पे, तो उन्होंने कहा तुम ऑफिस आना। मेरे को पता नहीं था किस लिए वो बुला रहे हैं, और जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे काम के बारे में काफ़ी कुछ मुझसे पूछा। उसके बाद बड़ी सिंपली बोले तुमको हम नेशनल आइकॉन बनाना चाहते हैं और बोर्ड मेंबर बनाना चाहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है, पर मैं उनको कुछ कह नहीं सकती थी। मैंने कहा हाँ जी आप जैसा कहेंगे। बट उससे आई थिंक बहुत कुछ अवेयरनेस मेरी अपनी और बहुत बड़ी कि इस नेशनल लेवल पे, तब तक मैं कॉर्पोरेट लेवल पे काम करती थी, नेशनल लेवल पे इस काम के को मेरे को एक ज़रिया मिल गया कि जो मैं एक मच बिगर फील्ड में इस एस्पेक्ट को ला पाऊँ। और वहाँ डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत काम किया गया। जितना मैंने इलेक्शन कमीशन के अंदर सिंसियरिटी देखी है, तब से लेके अब तक पिछले 4-5 साल में एक्सेसिबिलिटी बनाने की, इंक्लूजन बनाने की बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट है पूरे कमीशन की। जिस तरीके से पोलिंग बूथ्स को एक्सेसिबल बनाया गया, जिस आपने वहाँ रैंप बनाने का भी कुछ हाँ, योगदान दिया है, काम तो करवाया है? हाँ, क्योंकि बहुत जगह पे रैंप होते हैं पर वो रैंप प्रैक्टिकल नहीं होते। उस रैंप में अगर आप व्हील चेयर लेके जा रहे हैं और आप टर्न कर रहे हैं तो वो एंगल ऐसा है कि वो नाम के लिए ही रैंप है, या जो रैंप के नीचे इतना सा गड्ढा है तो वहीं पे ठक ठक करके व्हील चेयर वहीं फंस जाती है, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं। या रैंप बहुत स्टीप है, तो ये डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा थी। ना कि सिर्फ रैंप बने, पूरी पर्सनल का, जितने भी वहाँ पे पोलिंग बूथ के लोग हैं उनकी सेंसिटाइजेशन जो हुई, और सबसे बड़ा जो होम पोस्टल बैलेट्स हुए, वो एक बहुत बहुत ये बड़ा क्रांतिकारी वो था, वो बहुत बड़ा निर्णय था। क्रांतिकारी काम है। और मैं कहूँगी कि ये काम अभी रुका नहीं है। जो अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका तो एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि इंक्लूजन को इतनी ऊंची आवाज़ दी जाए पूरे देश में, सिर्फ नॉट ओनली वोटिंग के लिए बट एज एन अवेयरनेस दैट everybody is a valuable citizen of the country and can contribute just like everybody else. वेरी ट्रू। एक सवाल बहुत माकूल होता है जब हम बात करते हैं दिव्यांगता की। हमारे देश में अभी भी एक अभिशाप है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ कर्स। चूँकि हम और आप जैसे लोग प्रिविलेज्ड हैं, हम शहरों में रह रहे हैं, महानगर में हैं, हमें सुविधाएं हैं और हमने उस चीज़ को अवेल किया है। बट वैसे लोग जो आज भी गाँव में हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वहाँ क्या कुछ किया जाए इंक्लूजन को लेकर, ताकि वहाँ एक समावेशीकरण की बात हो, वहाँ की संस्थाएं जागरूक हो? क्या कुछ ऐसा कर रही हैं आप शहरों के अलावा गाँव में या छोटे छोटे क्षेत्रों में, ये अवेयरनेस वहाँ तक पहुँचे और दिव्यांग लोगों को मदद पहुँचे? वैसे मैं कहूँगी कि अभी भी शहरों में भी कोई खास जागरूकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पहले से थोड़ी सी बेटर कह लो, मगर अगर हम कहते हैं लोगों का जो एटीट्यूड है, आज भी अगर हम कहें प्रिविलेज्ड हैं, आज भी अगर मैं सड़क पे चल रही होती हूँ तो मुझे लोग रोक के अननेसेसरी पूछेंगे आपको कैसे हुआ ये, क्या हुआ ये। अभी भी ये बहुत अच्छा। या फिर आप चल रहे होते हो तो आप फुटपाथ पे आपने चलना है तो कोई आपकी बाजू पकड़ के आपको यूं खींच के ऊपर कर देता है बगैर आपसे पूछे कि आपको ज़रूरत है या नहीं, और आपको और अनकंफर्टेबल कर देते हैं। तो मेरे ख्याल वो सेंसिटाइजेशन, इसका एक वर्ड है नॉर्मलाइजेशन, वो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई अभी है, नहीं हुई है। जबकि आप अगर कई सारी और कंट्रीज में जाते हैं तो जहाँ हेल्प चाहिए होती है वो पूछते हैं आपसे, करेक्ट, राइट। नंबर 1 वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, एंड नंबर 2 वो हेल्प करने के बाद बगैर घूरने के, बगैर स्टेयर किए अपना अपने काम पे चल पाते हैं। वहाँ पे इट इज़ नॉर्मल, यहाँ पे अभी भी नॉर्मल नहीं है। नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे देश में भी संवेदनशीलता की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। हाँ। लोग शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो सोच का स्तर वहाँ तक नहीं पहुंच पाया है। करेक्ट। जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि छोटे विलेजेस में क्या किया जा रहा है, अभी हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे कोलैबोरेशन वर्ड, उस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया डाइस, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, कोलैबोरेशन एंड इक्विटी। सो
मैंने ये देखा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत काम हो रहा है सडनली। जब मैंने शुरू किया था तो शायद अकेली मैं ही थी जिसने ये कॉन्वर्सेशन इंडिया में शुरू करी। अब बहुत लोग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर वो सिर्फ कॉर्पोरेट की दीवारों के अंदर रह जाएगा और बाहर आके वही चैलेंजेस, वही समस्या आएंगी, तो ये ट्रू चेंज नहीं आया। तो कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि नॉन प्रॉफिट से, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं इसके ऊपर, एनजीओज, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, इन और जो कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, इन सबको मिलाया कैसे जाए, कोलैबोरेट कैसे किया जाए, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करके एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी वेव लाई जाए जो कि जो चेंज है वो एकदम और 200 साल ना लगे, एकदम फास्ट हो जाए। मान लो आप एक छोटी सी बात लेते हैं कि सारे कॉर्पोरेट्स आज CSR कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, और एनजीओज भी उन्हीं लोगों को देख रहे हैं। मान लो आज कहते हैं हम कि विमेन जो हैं वो स्टेम इंडस्ट्रीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में बहुत कम है। उसके लिए कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं, लड़कियों को एक लैपटॉप दे देते हैं मान लो, या इनकरेज करते हैं साइंस फील्ड्स में आने के लिए, पर उसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग है। अगर आपने एक सेक्शन उठाया है जिनको आपने कुछ इनिशिएटिव किया है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो उनको ट्रैक किया जाए आगे तक और उनको जहाँ जहाँ सपोर्ट दी चाहिए वो दी जाए, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इतनी बढ़ जाए कि आगे वही कॉर्पोरेट्स जो हैं वो उनको एम्प्लॉय कर ले। राइट, ये एक अच्छा तरीका है, हो सकता है उन्हें इंक्लूड करने का। बिल्कुल, पर उसके लिए वो कोलैबोरेशन चाहिए। और मेरे ख्याल से आप काउंसलिंग भी कर रही हैं उसी दिशा में, आप लगातार अवेयरनेस भी फैला रही हैं, देश विदेश में आपकी परिचर्चाएं और सेमिनार्स हो रहे हैं। क्या कुछ रिजल्ट निकल रहा है उससे? आप उसको लेकर काफ़ी काम कर रही हैं। हाँ, सो इट इज़ वेरी हार्टनिंग एक्चुअली। अच्छा, और दूसरा तरीका ये था, जो आप विलेजेस की बात करते हैं, रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं, मैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जाती हूँ जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में होते हैं। जब शुरू में मुझे ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि आप प्लांट्स में जाइए, मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी, कई जगह पे लाइटें भी नहीं होती, और टॉयलेट्स और बाथरूम्स का तो आप पूछो ही नहीं, है ना। मतलब रास्ते में मेल टॉयलेट्स में मैं गई हुई हूँ, क्योंकि होते नहीं है, और प्लांट्स के अंदर भी नहीं होते वुमन टॉयलेट्स, है ना। और जब मैं वहाँ जाना शुरू किया मैंने, और इस बारे में बात करनी शुरू की, जब मैंने देखा कि लोग एक्चुअली बहुत गुड हार्टेड है और अंदर से बहुत सिंप्लिसिटी है, और जब उनको एक तरीके से, ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है, देन दे आर ऑल रेडी। और एक नेशनलिज्म की जो वेव है ना, वो बहुत ज़्यादा है। सो जब हम ये उनको बात करते हैं कि आप अपनी कंट्री की डेवलपमेंट देखिए, और ये कंट्री की जब तक महिलाओं का योगदान नहीं होगा, वो कंट्री की डेवलपमेंट उस लेवल तक नहीं आएगी। ये बात ना दिल तक पहुंचती है लोगों के, एंड वहाँ आई कैन सी अ चेंज हैपनिंग। सो बहुत से रिमोट एरियाज में जाके ये सारी डिस्कशंस की गई, एंड देन वी सॉ कि नॉट ओनली प्रोफेशनल लेवल पे या विमेन काम पे आ रही हैं, इवन उनकी पर्सनल लाइफ में जो रिस्पेक्ट मिसिंग थी वो भी आने लगी। लोग आंखों में आंसू भर के मुझसे कहते थे कि आपने हमारा नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया। आज तक हमने इन मुद्दों के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके बाद मुझे रिमोटेस्ट प्लांट में जाने की कोई हेसिटेशन नहीं थी। आज भी ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्लांट्स में मैं जाती हूँ। आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने पैर में एक बहुत बड़ी ब्रेस पहनती हूँ। कई बारी जब पूरा दिन, बिल्कुल यहाँ तक है मेरी ब्रेस, कई बारी वेरी डिफिकल्ट ना, इट इज़ चैलेंजिंग, क्योंकि पूरा दिन जब आप वहाँ पे खड़े होके, या बहुत सी मुश्किल, वहाँ लिफ्टें विफ्टें नहीं होती, आप जाते हैं, जब तक आप घर आते हैं कई बारी पैर छिले होते हैं। ओह माय गॉड, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। इट इज़। तो पर उसका पर्पस इतना ज़्यादा है ना, अंदर से एक फर्वर इतना ज़्यादा है कि अगली सुबह आप कहते हैं सब ठीक है फिर चलो। सो दैट इज़ द वे।
और जो आपने ये पूछा कि चेंज आया क्या, अभी हाल ही में आपको मैं बताती हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं नाम भी ले लूँ उसका, जुबिलेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। जहाँ के टॉप लीडर्स को हमने पूरी जर्नी की 3-4 महीने की। जुबिलेंट इंग्रेविया 3-4 महीने की हमने जर्नी की, और उनके लीडर्स के साथ हमने असेसमेंट्स भी की। मैंने एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन की। ओके। और उस कॉन्वर्सेशन के बाद एकदम उनका एटीट्यूड जो हुआ कि हमने अपने प्लांट्स में महिलाओं को हायर करना है। आप मानोगे नहीं कि विदिन इतना फास्ट चेंज मैंने कहीं नहीं देखा। चेंजेस और जगह पे भी आए हैं, बट 3 महीने के अंदर अंदर उनकी प्लांट्स की रिप्रेजेंटेशन वो वुमन की थी, वो इतनी फिनोमिनली बढ़ गई। अभी लास्ट वीक उनका फाइनल सेशन हुआ था और जोरदार उसमें हमने सेलिब्रेशन की कि इतने शॉर्ट दौरान में एक एक लीडर वहाँ जो है वो अब कमिटेड है कि हमने महिलाएं अपने प्लांट्स में लानी है, और हमने एक प्लांट तो ऐसे बनाना है जो टोटली फीमेल से रन होगा। सो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ हमने नंबर्स देखे हैं बढ़ते हुए, ऑफ विमेन इन विलेजेस, ऑफ विमेन इन द स्मॉलेस्ट टाउन्स। आई थिंक दैट ब्रिंग्स सो मच पावर टू द हाउस एंड टू द वुमेन। दैट्स ग्रेट। एक ऐसी महिला जिन्होंने सेवा को ही धर्म बनाया, जिन्होंने चुनौतियों से ऊपर उठकर जीना सिखाया, और जिन्होंने जागरूकता को अपना मिशन बनाया। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नीरू कुमार से। बेहद मृदुभाषी, बहुत सरल, डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और लगातार लोगों तक अपनी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं और अपनी जागरूकता वो फैला रही हैं। डॉक्टर नीरू, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण होता है, चूँकि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर रही हैं और लगातार मेरे ख्याल से 3 दशकों से आप इससे जुड़ी हैं, काफ़ी लंबा वर्ष बीता है, लंबे अरसे से आप जुड़ी हैं। किस तरह के पेशेंट आते थे जो ख़ासतौर से जो दिव्यांग होते थे, और उनकी क्या मूल समस्याएं होती थी, और उनकी भावनाएं मैं ये समझना चाहती हूँ, चूँकि आप इस पेशे से जुड़ी हैं और स्वयं आप एक चैलेंजिंग लाइफ जी रही हैं। क्या कुछ समस्याएं उनकी होती हैं और किस लेवल पे उसके निराकरण की बात की जानी चाहिए? क्या हमें एजुकेशन लेवल पे उसको इरेडिकेट करना है? हमें वो दया का भाव, एक हिकारत का भाव जो हमारे समाज में है दिव्यांगों को लेकर, वो अभी है, शायद यहाँ ना हो, लेकिन मैं जब छोटे शहरों में जाती हूँ, लोग बहुत पीटी फील कराते हैं, बहुत हेट्रेड है उनके मन में। तो किस तरह जो पेशेंट्स आपके पास आते थे, खासतौर से दिव्यांग, उनकी किस तरह की चैलेंजेस थी? थोड़ा सा आप वो अनुभव शेयर करें, साझा करें, और हमें उन चैलेंजेस को कैसे हटाना है। चूँकि आप एक साइकाइट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप काउंसलिंग भी कर रही हैं, तो हाँ, थोड़ा सा बताएं। तो मैं उससे शुरू करती हूँ कि जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया तो मुझे जॉब मिलने के टाइम बहुत मना कर दिया गया। अच्छा। कि आप नहीं कर सकती इस CGHS की जॉब। मैंने कहा मैंने MBBS पास कर ली, यूपीएससी एग्ज़ाम पास कर लिया, यूपीएससी की इंटरव्यू पास कर ली, मुझे क्यों नहीं मिल सकती? कहते हैं आप ना होम विजिट नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे पेशेंट के घर में जाना होता है और सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं कर पाऊँगी। फिर भी वो बोले नहीं, आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा एक बात बताइए, आपने मुझे MBBS क्यों कराई, आपने मुझे UPSC पास क्यों कराया, अगर आप मुझे जॉब नहीं देंगे तो फ़ायदा क्या हुआ? एग्जैक्टली। उसके लिए मुझे 1 साल का संघर्ष करना पड़ा, मेरे 1 साल वेस्ट हो गया। And that UPSC was for what? Like it was for joining CGHS. For joining CGHS. Okay. Which I cleared the exam without any quota. Okay. I didn't take the quota. That's great. ये बहुत अच्छी बात है, और ये दर्शकों को मैं बताते चलूँ, इन्होंने किसी कोटा का इस्तेमाल नहीं किया और जनरल कोटे से अपने पास। जनरल कोटे से बहुत मेधावी हैं और विलक्षण बुद्धि की स्वामिनी हैं मैम जी। कैरी ऑन करें। सो देन ये दिक्कत हुई, फिर चलो जॉब मिल गई, पर जॉब के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें, डिस्क्रिमिनेशन के अलावा देखो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो कहाँ पे डिसेबिलिटी फ्रेंडली है, नहीं है। टॉयलेट्स जो होते हैं वो सारे इंडियन टॉयलेट्स थे, जिनके लिए बहुत दिक्कत होती थी। और ये सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उस टाइम पे, अब चेंज हो रहा है, पर उस टाइम पे तो बहुत होता था। सो जो दिक्कतें मुझे होती थी वही मेरे पेशेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको भी वही दिक्कतें होती थी, है ना। तो आते थे, कुछ बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, और मैं ये बताऊं कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स, जब जैसे अगर मेरी प्रॉब्लम ले लो, जैसे पोलियो है, 50 इयर्स के बाद पूरे के पूरे नॉन फंक्शनल हो गए, उनको और बहुत सारी बीमारियां लगने लग गई, कुछ की बहुत अर्ली डेथ भी हो गई। वेरी सैड।
क्योंकि उनको ना वो इज्जत मिली समाज में, ना वो सपोर्ट मिला, ना वो एक्सेसिबिलिटी मिली। एंड में एक हार सी, डिप्रेशन सी और हार से मान के वो लोग बहुत बीमार होके अल्टीमेटली डाइड ऑल्सो, राइट। सो आई थिंक वो सेंसिटाइजेशन आप अभी भी, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि वो अभी शहरों में भी नहीं है। शायद कुछ ये भी बात थी कि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, इसकी वजह से लोग ज़्यादा जो डिसेबिलिटी के हैं वो पढ़ लिख भी नहीं पाए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिली, अर्निंग मेंबर्स भी नहीं है। इतनी लार्ज संख्या है पीपल विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया, पर आज भी दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स एंड द अर्निंग। वेरी ट्रू। आगे जाके मेरा इस क्षेत्र में, अभी तक मैंने जेंडर में बहुत काम किया है, मेरा डिसेबिलिटी में अब माई मिशन एंड विजन इज टू वर्क रियली सिंसियरली इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। इट्स ग्रेट। मुझे लगता है ये इस दिशा में एक महती योजना होगी, बिग अचीवमेंट होगी अगर आप इसमें कुछ कर पाएँ तो, क्योंकि हमारे देश में, आपने ठीक कहा कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो अवसर ही मुहैया नहीं हो रहा है। वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम शहरों में बैठ के बातें करते हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, एनजीओज़ की बात करते हैं, बट छोटे शहरों का, गाँवों का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे तो लोग अभी भी इनफैक्ट उनको मालूम ही नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, और वो उनकी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो रही है घर के अंदर ही। तो ये एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मसला है जिस पे हम सबको मिलके काम करना है। थोड़ा इन सारे सवालों से इतर मैं आपके बचपन की तरफ ले चलती हूँ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमारे इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप, मेरे ख्याल से आप दिल्ली बॉर्न हैं, और जब आप यहाँ पैदा हुई, फैमिली में कैसा सपोर्ट रहा और सोशल सपोर्ट कैसा रहा, बचपन कैसे बीता, थोड़ा सा वो बताएं। और आपकी अपनी फीलिंग कैसी थी व्हेन यू बॉर्न विद डिसेबिलिटी, एंड कैसा रहा वो सफ़र बचपन का? तो मुझे उसके पहले का टाइम तो याद नहीं है। 3 साल की एज थी, उसके पहले का टाइम तो मुझे याद नहीं है। अर्ली बचपन तो हॉस्पिटल की लाइनों में ही बीता। तो फॉर ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, कभी हॉस्पिटल की लाइनों में, कभी गुरु बाबे के पेरेंट्स यही सोचते थे कि चलो इस बाबा जी के पास ले जाओ, इस गुरु जी के पास ले जाओ, कुछ हो जाएगा। सो यही निकला। और ऑनेस्टली स्कूल तो ट्रॉमेटिक था, बहुत ट्रॉमेटिक था। किसी को वो अवेयरनेस नहीं थी, और ना ही बच्चों का कसूर नहीं होता, पर बच्चों को अगर सेंसिटाइजेशन नहीं दी जाती, बच्चों को अगर अवेयरनेस नहीं दी जाती, तो वो अपने आप से आइसोलेशन हो जाती है और डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। तो वो बहुत पेनफुल था। हमेशा फिट इन करने की कोशिश करते हैं, हमेशा सबकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। एक गिल्ट होता है कि शायद मेरी ही गलती है, एक फीलिंग ऑफ शेम भी होती है। सो ये सब कुछ रहा। मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, उसके फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस दोनों रहे। फ़ायदे ये रहे कि इंस्पिरेशन बहुत थी, उनकी अवेयरनेस थी, और डिसएडवांटेज ये था कि वो भी एक अपने आप में स्ट्रगल थी कि दोनों मदर और फादर बिजी हैं, है ना। तो वो भी एक स्ट्रगल थी। और बचपन से ही मेरे को एक चीज़ कही जाती थी कि शायद तुम्हारी शादी नहीं होगी। सो वो भी एक अंदर ट्रॉमा सा था। सो देयर वर लॉट ऑफ सच थिंग्स। यू बॉर्न इन दिल्ली, राइट? आई एम बॉर्न इन दिल्ली। एंड आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन गोल मार्केट। So your father is in government setup? No, he was in business. And mother is home? Mother was also with him. दोनों बिजनेस में थे। Okay. हाँ। So बचपन बहुत संघर्ष भरा नहीं रहा, ऐसा कह सकते हैं, चूँकि आर्थिक स्थिति ठीक थी घर की, पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फैमिली में नहीं थी, तो ये मान के चलें कि बहुत आर्थिक संघर्ष नहीं झेलना पड़ा। आर्थिक संघर्ष मुझे नहीं झेलना पड़ा। वो तमाम सुविधाएं जो आपको चाहिए थी एज अ चाइल्ड, एज अ डिसेबल्ड पर्सन, आपको सब मिला? और जितनी अवेलेबल थी कंट्री में उतनी मिली। पर ये मैं नहीं कहूँगी कि बचपन संघर्ष भरा नहीं था। संघर्ष तो बहुत थे। ट्रीटमेंट्स भी देखो कहाँ थे अच्छी तरीके से। अभी तक मुझे याद है, एक मेरी सर्जरी हुई जिसमें प्लास्टर बहुत ज़्यादा टाइट बांधा गया, तो पैर ऐसे ब्लू हो गए थे और इतना पेन था। पर उस टाइम हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर सुनने को राजी नहीं था। माय गॉड। माई मदर यूज टू गो अगेन एंड कॉल द डॉक्टर कि आ जाओ, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ब्लू
शुरू हो चुका है, पैर खराब हो जाएगा, बिल्कुल काटना पड़ जाएगा, पर कोई आता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था। वेरी ट्रॉमेटिक। जब तीसरे दिन डॉक्टर आया, उन्होंने कहा अरे ये तो अगर हम 1 घंटे में और नहीं काटते, प्लास्टर को नहीं काटते तो पैर बिल्कुल काटना पड़ जाता। माय गॉड। तो दे इमीडिएटली कट द प्लास्टर एट दैट टाइम। पर वो दोज वर वेरी डिफिकल्ट। सो संघर्ष तो बहुत रहा। एग्जैक्टली। एक सामान्य जीवन की तुलना में ये जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहा। हॉस्पिटल्स एंड एक बचपन, जब आप छोटी थी, स्कूल जाना, आपने स्कूलिंग कहाँ से की? कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। ओके। स्कूल में कैसा बच्चों का व्यवहार रहा, टीचर्स का आपके प्रति नजरिया? यू ऑलवेज फील कि मैं भी स्पोर्ट्स में एक्टिव हो पाती। एग्जैक्टली। स्कूल के संघर्ष में बहुत सारे छोटे छोटे संघर्ष थे। मैं बता रही थी कि मैं गिर जाती थी, बहुत गिरती थी। तो और शायद इसलिए भी गिरती थी कि सबके साथ जिस तरीके से वो चल रहे हैं मैं चलना चाहती थी, है ना। तो उसमें यू नेवर यूज व्हीलचेयर एंड ऑल इन स्कूल? In school, I did not. Now I use a mobility scooter. Okay. But in school I did not. I always wore a caliper, जो बड़ा सा caliper था। तो मगर वो struggles जो थी उसमें किसी ने मुझे लगता है ऐसे कि अगर किसी ने काउंसलिंग की होती, किसी ने बात की होती मुझसे भी और बाकी स्टूडेंट्स से भी, बिल्कुल, या कुछ ऐसे जरिए ढूंढे होते कि आपकी इंक्लूजन चाहे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ डांस में, या उस दौरान जब बाकी सब बच्चे चले गए तो आप अकेले बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो अगर होता उस टाइम पे तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। एब्सोल्युटली। ये चेतना से भरी बातें हैं, स्फूर्तिदायक बातें हैं, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नीरू से, जो बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। अच्छी इस लिहाज में कि उन्होंने प्रेरणा से जुड़ी अपनी जीवन की कुछ एक घटनाओं की चर्चा की है हमारे साथ, स्कूल के दिनों की, बड़े होने के दिनों की, और फिर जो इनका प्रोफेशनल करियर रहा है उन दिनों की। पद्मश्री अवार्ड मिला है आपको, और ये बहुत ही सम्मानजनक अवार्ड है हमारे देश में। जब हम किसी विशेष क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं तो सरकार आपको प्रोत्साहित करती है और सम्मान से अलंकृत करती है। पद्मश्री जाहिर है अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। कैसा फील हो रहा है? क्या ये अपेक्षा थी कि पद्मश्री मिलेगा और मेरे इस तमाम कार्य के लिए जो मैंने जीवन भर उपलब्धियां हासिल की है उसके लिए पद्मश्री तक पहुंचना आसान होगा? और अगर मिल भी गया पद्मश्री तो क्या ये जर्नी जारी रहेगी या ब्रेक लगा है कहीं? मुझे कतई भी ये सोच दूर दूर तक नहीं थी, कभी भी नहीं थी। कोई भी किसी भी किस्म के अवार्ड की मुझे एब्सोल्युटली कोई भी मतलब ना इच्छा थी ना अपेक्षा थी, बिल्कुल भी नहीं। तो एंड हाउ वाज दैट फीलिंग व्हेन आपको जब ये खबर आई कि आपको वो अवार्ड दिया जा रहा है? हाउ वाज लाइक, कैसे एक्सप्रेस करेंगी उस फील को? कैसा लगा? मैं उससे ज़्यादा अच्छा लगा था, पर मैं उससे ज़्यादा वो फीलिंग को एक्सप्रेस करूँगी जब मैं अवार्ड लेने गई। तो जब मैं अपनी सीट से उठ के, मेरे को उन लोगों ने पूछा आपको व्हीलचेयर चाहिए, मैंने कहा नहीं मैं चल के जाऊंगी। ओह ग्रेट। हाँ, मगर मेरे साथ 2 स्ट्रॉन्ग गार्ड दे देना, क्योंकि फैमिली मेंबर्स तो अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा कहीं गिरने विरने लग गई तो थोड़ा संभाल लेना। That's so courageous। पर मैं चल के जाऊंगी। Okay। So जब मैं अपनी कुर्सी से उठ के प्रेसिडेंट तक पहुंची, वो मोमेंट्स मुझे ऐसे लगे कि वक्त खिंच गया। अच्छा, खिंच गया कि मतलब ऐसे लगता है कि पूरी लाइफ टाइम मेरे आंखों के सामने आ गई। ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ 2 मिनट थे, और ऐसा लगा कि आई नाउ नो व्हाई आई वाज बोर्न, वाओ, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। जितनी भी स्ट्रगल्स रहीं, परेशानियां रहीं, वो क्यों रहीं, अब मुझे समझ आता है। और इससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती है, कम नहीं होती है। ग्रेट। सम्मान आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इससे आपका दायित्व बोझ जो है और ज़्यादा गहरा जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब शायद मैं वो वर्ड्स में समझा नहीं सकती कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक प्लान था, एंड आई वाज बोर्न फॉर दिस पर्पस। ईश्वर ने आपके निमित्त तो वो चीज़ें तैयार रखी थी पहले से कि आपकी यात्रा और थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए, और आपको बहुत कुछ करना है इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और छोटे शहरों और गाँवों के लिए भी। शायद ईश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार करके रखा है। एक सवाल और, कि कोई ऐसा लम्हा याद आ रहा हो, कोई ऐसे वाक़यात याद आ रहे हों जब किसी ने बहुत गहरे से दिल से छुआ हो? आप तमाम कॉन्फ्रेंसेस में रहती हैं, परिचर्चाएं हैं, संगोष्ठियां हैं, घूमती रहती हैं आप, आई मीन देश और विदेश दोनों ही धरती पे आपका लगातार सक्रियता से आप जमी हुई हैं, काम कर रही हैं। कोई ऐसी घटना
या कोई ऐसा दिव्यांग व्यक्ति जिसकी बातों ने या कोई भी ऐसी घटना जिसने आपको बहुत भीतर तक उद्वेलित किया हो, आह्लादित किया हो, या फिर आप एकदम भीतर तक उतर आई हो वो बात, कुछ याद आए तो? हाँ, एक तो वो होता है कि जब मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, जब लोग चेंज हो जाते हैं, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत इनकरेज करता है आगे करने का। मैंने अभी आपको बताया, जब मैं प्लांट्स पे जाती थी तो एक प्लांट का हेड था, उसने आंखों में आंसू भर के मुझे कहा कि ये डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन किस चिड़िया का नाम होता है, हमें तो पता नहीं था, और हमें पूछने में चर्चा होती है और हमें पूछने में शर्म आती थी। आज आपने इसको इस गहराई में समझाया है कि बहुत ही कमिटमेंट बढ़ गई है। अब जाके उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी नौछावर करने का मन कर रहा है। सो जब व्हेन ही सेड दैट, इट मेड मी फील, एंड ही ऑल्सो सेड कि शहरों में तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं आपकी तरह, हमारे इस रिमोट एरिया में कोई आता नहीं है। ये दिल को छू लेने वाली बात, ये दिल को छू लेने वाली बात थी कि विच मोटिवेटेड मी इवन मोर। एंड विच वाज दैट प्ले? कौन सा प्लेस, जगह थी वो जहाँ आप गई थी? मेरे ख्याल रोहा। ओके, रोहा इज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। ओके, हाँ। So these are some of the moments which really touch you, but I can also tell you कि मैंने बहुत से और पद्मा अवॉर्डीज देखे, और उनको मैंने देख के मुझे लगा कि कितना काम कर रहे हैं वो, और कितनी सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, और ऐसा लगा कि वो किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। खुद को तो इंसान इतना देख नहीं सकता, तो मैं अपने बारे में नहीं कह सकती, पर उनको देख के, आपने बहुत सारों को इंटरव्यू किया है, और उनको देख के लगता है कि किस गहराई से ये लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनका पूरा जीवन ही समर्पित है सेवा के लिए। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय देम। करेक्ट। हाँ, पर आपकी उपलब्धियाँ भी कम नहीं हैं, बहुत बड़ी हैं। मुझे लगता है कि ईश्वर आपको वो संबल दे, वो रास्ता दिखाए कि आप इस क्षेत्र में, इस जागरूकता के क्षेत्र में और आगे बढ़ें और खूब काम करें, महिलाओं के लिए सशक्त तरीके से। जिस तरीके से आप लोगों को, खासतौर से महिलाओं को सशक्त कर रही हैं, वो साधारण कार्य नहीं है, वो बहुत ही असाधारण कार्य है। तो ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है, ये आप ब्लेस हैं कि आपको ईश्वर ने इस विशेष कार्य के लिए चुना है। आगे की क्या योजना है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताएं कि भविष्य में और किस तरह की योजनाओं पे आप काम कर रही हैं, और क्या कुछ इरादा है अगले 5 इयर्स, अगले 10 इयर्स में कहाँ पहुँचना है, और क्या कुछ चेंज लाना है इस दिशा में, ताकि दिव्यांगों का जीवन और आसान हो सके। And when I talk about inspiration, before I talk about my next 5 years, I must say the support of my family. My husband, जब मैं पद्मश्री अवार्ड ले रही थी, तो अब बाद में देखा, मैंने कवरेज देखी तो ऊपर हाथ, He was clapping. He was so excited and happy. He was so happy. One can't do without the support of the family. The family support is very important. And your partner's support is बहुत ज़रूरी है. What he is doing? He's a radiologist. Oh, that's He's the great. head of Department of Radiology in B.L. Kapoor Hospital. Oh, great. He's the same profession, right? He's also a doctor. Profession. He's Great. तो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए जो मैंने अभी कोलैबोरेशन की बात की, कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा है कि इतने लोगों के साथ मैंने काम कर लिया, पर अब मुझे कॉर्पोरेट से बाहर आना है। अब मुझे वो कॉर्पोरेट की जितनी भी लोगों के साथ मेरी जान पहचान हुई है, उसको लेवरेज करना है, to bring it to the NGOs, to bring it to the remotest areas, to make them collaborate with the government, the educational institutes. एक बहुत अचीवमेंट थी कि लबासना, जो सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स का मसूरी में इंस्टीट्यूट है, पद्मश्री अवार्ड के बाद मुझे वहाँ बुलाया गया एक टॉक देने के लिए। और वहाँ मैंने ऐसे ही डायरेक्टर साहब से चर्चा की, मैंने कहा ये तो करिकुलम में होना चाहिए ना स्टूडेंट्स के। तो वो बोले आप ना वापस मत जाओ, आप रुक जाओ, हमारी मंडे को मीटिंग है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं जब रुक गई तो उन्होंने इतना ऑनर देके कहा कि आप इसको हमारे करिकुलम में इंट्रोड्यूस करिए। वाओ। इट हैज़ नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओह ग्रेट। वहाँ मसूरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिविल सर्विसेज, जितने भी इंडिया के सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स हैं, नाउ दे विल गो थ्रू दिस। ओह दैट्स ग्रेट। एंड आई हैव गिवन देम द करिकुलम। वाओ, इट्स अ बिग अचीवमेंट। इट इज। आई हैव ट्रेन्ड देयर फैकल्टी अक्रॉस the country. I've trained their faculty
by a train the trainer, that they will now be teaching this to the civil services student. So that is another thing कि educational institutes में इसको लाना है. ये बचपन से inculcate ये values of inclusion have to be inculcated in the children since childhood. Right. That is my mission, to make that collaboration between educational institutes, between non-profits, government and corporates, so that the voice is much louder and every member, every underrepresented, every discriminated, every marginalized person in this country finds their voice and their place and That's their great. respect. Very nice. तो हम बात करें एक ऐसी महिला से जिनकी उड़ान हौसलों से है, जिनकी उड़ान पंखों से नहीं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं और जिन्होंने पूरे आकाश को मापने का ठान लिया है अपनी हिम्मत के बूते और अपनी जंग के बूते. तो ये थी बातचीत के सिलसिले में हमारे साथ शामिल डॉक्टर नीरू. बहुत ही प्रेरणादायी महिला, बहुत ही उत्साही, बहुत ही जुझारू और देश के लिए समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित और नित नई ऊर्जा से समर्पित. तो इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो, हम एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट लेते हैं जिसमें हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करते हैं जो हमारे प्रोग्राम का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और मैं चाहती हूँ कि आप उसमें वन वर्ड आंसर में वो चीज़ें दें. सो कैन वी स्टार्ट? ओके, यू हैव टू आंसर इन वन वर्ड. So let's begin with our rapid round question session. Your favorite book? Jonathan Livingstone's Seagulls. That's great. Your favorite teacher? Maharishi Mahesh Yogi. Your favorite food? Dal roti. Your favorite color? All colors. Favorite actor? Amitabh Bachchan. Favorite actress? Wahida Rahman. The movie you like most? Chak De India. Oh, the favorite time pass? Reading. Reading. Okay. The favorite guru? I mean, any. My father. That's right. Your inspiration? My family. Motto of life? Fairness and respect. The change you would like to bring when you become something in this world? I mean, when you become something which is most powerful or something like that, what change you would like to bring in India? Inclusion. Okay. The favorite quotation or favorite line which inspires you very much, whether in English or in Hindi, it doesn't matter. खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि तेरी रज़ा क्या है. क्या बात है. वेरी नाइस. तो हमारा रैपिड राउंड क्वेश्चन फायर यहीं पे समाप्त होता है और डॉक्टर नीरू ने बहुत ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया है और बिना रुके हुए एकदम फटाफट. तो इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो, हम एक छोटा सा संदेश इनसे लेंगे और फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे. राष्ट्र के नाम क्या संदेश है और युवाओं के नाम क्या संदेश है? ये दो सवाल एक ही सवाल में आप बारी ये से ना, मैं एक बहुत छोटी सी कहानी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी से सुनी थी जो मुझे बहुत दिल को छू गई. जी. कि एक छोटा सा बच्चा जाता है बलून गुब्बारे वाले के पास और उसको जाके पूछता है ये लाल गुब्बारा उड़ेगा? तो उसने कहा हाँ उड़ेगा. भैया हरा वाला गुब्बारा उड़ेगा? उसने कहा हाँ उड़ेगा. उसने कहा भैया नीला वाला गुब्बारा उड़ेगा? उसने कहा हाँ उड़ेगा. तो बाद में बलून वाला कहता है अरे बुद्धू लड़के, गुब्बारे के रंग से थोड़ी फर्क पड़ता है, वो तो हवा से फर्क पड़ता है. क्या बात है. तो मेरा संदेश ये है कि हम सब मिलके इस देश की वो हवा बनाएं जो हर किस्म के बैलून को सपोर्ट करे और उड़ने का मौका दे. एक ऐसी इंक्लूजन की एयर, एक ऐसी रिस्पेक्ट की एयर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की एयर बनाएं जहां तरह तरह के बलून्स, हर किस्म के बलून, हर किस्म के इंसान उस हाइट तक पहुंच सके. क्या बात है. युवाओं के लिए क्या संदेश है? आज की युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी वैसे बहुत जागरूक है. पिछली जनरेशन से इंक्लूजन के लिए वो लोग बहुत जागरूक हैं, मगर मेरा संदेश उनसे ये है कि कई बारी वो लोग क्योंकि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं और उसी रियलिटी को एक्चुअल रियलिटी समझने लग जाते हैं. जो विजडम उनके बड़ों की है, एल्डर्स की है, वो भी बहुत पावरफुल है. वो एक्सपीरियंसेस और विजडम लेके जब वो अपनी जो उनकी इस तरह की पावर है, जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलिजेंस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो एजुकेशन है, उसको जब वो उस विजडम से मिलाएंगे तो शायद ज़्यादा गहराई में जा पाएंगे.
इस देश के हर कोने में जहाँ से भी जो भी दिव्यांग खासतौर से आपको सुन रहे होंगे या सुनेंगे, उन खासतौर से जो अशक्त महिलाएं हैं उनके लिए विशेष कोई संदेश हो तो, दिव्यांग अशक्त महिलाओं के लिए कुछ खास संदेश अगर आप देना चाहें तो। यस, सो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये बात कर रही थी, मेरे फादर बहुत इंस्पिरेशनल थे, पर उन्होंने मुझे एक चीज़ गलत सिखाई थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम आस्ते चलती हो, इसलिए अगर तुम्हारे पीछे कोई है तो तुम रास्ता दे दो, हट जाओ। वो आदत मेरी आज तक है कि मैं रास्ता दे देती हूँ और हट जाती हूँ, और कई बार बड़ी देर खड़ी रहती हूँ, जब तक सब नहीं चले जाते मैं साइड पे खड़ी रहती हूँ। मेरा उन महिलाओं को, उन दिव्यांग लोगों को ये संदेश है कि आपको किसी के लिए हटने की ज़रूरत नहीं है। कंसिडरेशन अलग बात है, किसी ने प्लेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़नी है, उसको बहुत ही जल्दी है, वो बात अलग है, बट आपको रास्ते से हटने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक इक्विटी शब्द होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मैंने कोटाज नहीं यूज़ किए, आई थिंक करने चाहिए। मैंने ये मिस्टेक की थी क्योंकि आपका अपना बैकलॉग और डिसएडवांटेज इतना रहा है, आपका संघर्ष इतना रहा है जो बाकियों का नहीं रहा। पीपल ऑफ प्रिविलेज डिड नॉट गो थ्रू दैट संघर्ष। इस टाइम अगर सरकार, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस वो इक्विटी के कारण आपको वो फैसिलिटीज़ देती हैं तो उसमें ईगो नहीं लानी चाहिए और उनको अवेल करना चाहिए टिल वी कम टू अ प्लेस जहाँ सबको इक्वल दर्जा दिया जा रहा है। These are my two messages. इतनी ताकत, जो ताकत आपके अंदर इतनी है, इतनी आत्मशक्ति जो आपके भीतर है, कुछ शब्दों में इसे बांधे कि वो ताकत कहाँ से आती है, वो आत्मशक्ति, वो आत्मबल कैसे डॉक्टर नीरू को डॉक्टर नीरू बनाता है? शायद मैं ब्रेन और न्यूरो साइंस को भी काफ़ी अच्छी तरह समझती हूँ। एक चीज़ जो मैंने आपको कहा, महर्षि महेश योगी, बिकॉज ही ब्रॉट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आज सीक्रेट बुक चल रही है हर जगह, वो एक्चुअली इंडियन विजडम से आई है कि जो आपकी थॉट्स हैं वो आपकी रियलिटी क्रिएट करती हैं। इस चीज़ को मैं नॉट 100%, 500%, 1000% बिलीव करती हूँ कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके कुछ हैं, न्यूएंसेस हैं, बट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन is a complete reality. You are the creator of your destiny, at least the co-creator. If you say there is a powerful universe, a powerful God, you are at least the co-creator. When you realize that power inside you, that you through your thoughts you can create your own reality, उसके बाद तो universe आपके अंदर flow करता है. Great. And then when the universe flows, you automatically lift up your vibration and that of many. So the power of thought, right? The power of thought and the law of that the universe is a live universe which listens to your thoughts and which makes your thoughts into a reality. That's great. So आज हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नीरू से। वो कहते हैं ना कि ज़माने में वो दम नहीं कि हमको वो मिटा सके, ज़माना हमसे है, ज़माने से हम नहीं। तो इन्होंने पावर ऑफ थॉट्स की बात करी। पावर ऑफ थॉट्स एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत जो आपको नक्षत्र का चमकता हुआ सितारा बना सकता है। तो एक ऐसी महिला से हम बातचीत कर रहे थे जिन्होंने खूब सारी इंस्पिरेशनल बातें करी, प्रेरणादायी बातें की और हमें ये बताने की कोशिश की कि हमें हारना नहीं है, हमें जूझना है चुनौतियों से और आगे बढ़ना है। तो इसी कड़ी में हम मिलते हैं किसी और पद्मश्री से, किसी और अगली कड़ी में, किसी और एपिसोड में, और लाते हैं किसी ऐसे ख़ास शख्सियत को आपके साथ जो अपनी प्रेरणा से, अपने इंस्पायरिंग वर्ड से आप तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरू, थैंक यू। आपने समय दिया और समय के साथ साथ इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और उन्हें प्रेरित किया, उन्हें ऊर्जा से भरा। इसके लिए बहुत बहुत साबार दिल से बहुत थैंक यू।